Good morning students, again welcome to our next class. In previous class we studied about the informal invitation writing in letter form. Today we are going to study about accepting and rejecting these invitations. अब जैसे पहले बताया था कि कार्ड फॉर्म में जो इनविटेशन होते हैं आपके, उसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं कि आप उनको रिस्पॉन्स दे कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इनफॉर्मल जब होगा, इनफॉर्मल आपको वापस बता दूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए ये वापस बता देता हूं मैं, ये फॉर्मल है, इसके अंदर एक कार्ड बनता है, इसके अंदर आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। बट इनफॉर्मल एक लेटर फॉर्म में होता है और इसमें आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, क्या करना है ये आपको दिखाना होगा। सो अभी हम ये तो कर चुके थे, अब वी आर मूविंग ऑन, लेटर भी बना लिया था, अब हम एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग की तरफ चल रहे हैं। इसमें भी आपको एक फॉर्मेट होगा, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले वही सेम जो हमारा प्रोसीजर था, सबसे पहले एड्रेस, देन नेम ऑफ सिटी और उसके बाद में आपकी आ जाती है डेट। ये तीन चीज़ें हो जाती है। अब वही वापस सैल्यूटेशन, डियर, नाम। अब यह नाम किसका आएगा? जिसने आपको इनवाइट किया है, जो कार्यक्रम में बुला रहा है आपको। ओके, अब वही वापस सब कुछ वैसा ही है, आई वी सॉरी, फिर एम आर, वेरी ग्लैड टू RECEIVE receive the invitation of यह कार्यक्रम का नाम। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन। Once again, thanks for remembering me. Convey my best regards to all the family members। ठीक है, थैंक यू, योर्स ट्रूली। यहाँ नाम लिख दीजिए। मैं एक बार आपके वापस स्क्रीन से हट जाता हूँ और एक बार मैं गाइड करूँगा, मैं धीरे धीरे बोलता रहूँगा, आप उसको नोट करें। जैसे कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, यहाँ पे एक्सेप्टिंग लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ, एक्सेप्टिंग लिखना था, सॉरी। सबसे पहले टॉप पे आप देख पा रहे एड्रेस। एड्रेस में पहले हमने बताया था, उसी चीज़ को याद कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ 24, A- ब्लॉक, फिर RK कॉलोनी, उदयपुर, राजस्थान, और डेट लिख दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका डियर। डियर जिसने आपको बुलाया है, पहले इनवाइट किया, कुछ भी लिख सकते हो, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आता है, सपोज यू आर मोहन, योर फ्रेंड राहुल हैज़ इनवाइटेड यू, तो यहाँ पे आप लिखोगे डियर राहुल और आप खुद अपने लिए लिखोगे मोहन। ओके, चलिए, I/V और उसके बाद मैंने लिखा है M/R, इसका मतलब हो गया IMVR। ठीक है, अब मैं खुद ही लिख रहा हूँ, चलिए समझिए इसको। तो क्या हो जाएगा? आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू रिसीव
द इन्विटेशन ऑफ, सपोज हमने पिछली क्लास में मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी का बनाया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर सन्स बर्थडे पार्टी, तुम्हारे बेटे का जन्मदिन। हो गया, समझ में आ गया? ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज, ऑफ योर हाउस इनॉग्रेशन, ऑफ योर रिंग सेरेमनी, ऑफ योर सिस्टर्स रिंग सेरेमनी, योर आएगा वहां पे क्योंकि तुम हो ना सेकंड पर्सन। सो अगेन कार्यक्रम का नाम, उसके बाद आई विल, देखिए आई के साथ शेल का यूज होता है जनरली, बट आई विल मॉडल ये बताता है आपका डिटर्मिनेशन, आपका पक्का इरादा। आई विल मतलब मैं पक्का आऊंगा, आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, मैं पक्का कार्यक्रम को अटेंड करूंगा या उपस्थित होऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहली लाइन में आपने कहा कि भाई मुझे बहुत खुशी है, मुझे इनविटेशन के लिए बुलाया। दूसरे में आपने कहा आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, मैं कार्यक्रम में पक्का आऊंगा। अब आप धन्यवाद दोगे कि भाई आप धन्यवाद मुझे याद किया। वंस अगेन थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी, तो आप पुनः एक बार उसको धन्यवाद दे रहा हूं मैं कि मुझे याद किया। रिमेंबरिंग मी, मुझे याद किया, रिमेंबरिंग मी, मुझे याद किया। फिर फुल स्टॉप, फिर लिखा हुआ कन्वे, CONVEY, कन्वे, कन्वे का मतलब होता है प्रेषित करना या देना, प्रदान करना। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, REGARDS, रिगार्ड्स, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, MEMBERS, मेंबर्स। और उसके बाद हो जाता है फुल स्टॉप, फिर आ गया थैंक यू, और उसके नीचे क्या है, योर्स ट्रूली नाम। ये है एक्सेप्टिंग। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। चेंज कैसे कर रहा हूँ? जैसे वो मैंने बच्चे की बर्थडे वाला बताया था उस तरीके से इसको हम पूरा कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। अब इसको हम सही करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपका हो जाता है एड्रेस 24A ब्लॉक RK कॉलोनी उदयपुर राजस्थान। अब आपने कोई भी डेट लिख सकते हो, 20 अगस्त 2020, ठीक है साहब। अब डियर, डियर नाम लिख दिया राहुल, डियर राहुल। अब मैं लिख रहा हूं तो मैं पूरा क्या लिखूंगा, आई एम, तो यहां पे हो जाएगा आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर सन्स बर्थडे पार्टी। बच्चे की बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन पा करके मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है। आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, हो गया। वंस अगेन थैंक्स फॉर रिमेंबरिंग मी। अगर आपको ये बड़ा लगता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। आपकी मनपसंद लाइन जैसे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू, योर्स ट्रूली, और यहाँ आपका नाम आ जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने कर दिया। अब ये कौन सा हो गया आपका एक्सेप्टिंग, आपने इसको स्वीकार किया है, आपने उसको मान लिया कि मैं आऊँगा, ठीक है। तो ये जो है आप इसको एक बार बनाने की कोशिश करें। पहले उसको लिखे, इन्वाइटिंग वाले को लिखे, फिर एक्सेप्टिंग वाले को लिखे, और जब ये बन जाता है तो आप मुझे इसको चेक भी करवा सकते हैं, इसका फोटो भी भेज करके जो भी है, और नहीं तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखे, इसका स्क्रीनशॉट ले करके। इससे क्या होगा कि आप, क्योंकि एग्जाम में बार बार इनविटेशन डिक्लाइनिंग एक्सेप्टिंग में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, अब वो इनविटेशन कार्ड वाले नहीं आते, सो एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा डिक्लाइनिंग हमको कैसे लिखना है। ओके, टिल देन गुड बाय। Good morning student. So this is our lesson market equilibrium. This is 13 lesson. बाजार संतुलन है ये अपना पार्ट, और इसका जो पार्ट देख रहे हैं भाग 6 पार्ट 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट में 5th में पार्ट 5 जो था इस लेसन का, मार्केट इक्विलिब्रियम लेसन का मतलब मैं वापस बता देती हूँ। इस लेसन को हिंदी मीडियम वाले ढूंढ सकते हैं, बाजार संतुलन के नाम से आपके किताब में है, ठीक है। और इसका छठा भाग हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई मतलब पूर्ति में कमी के
प्रभाव। पिछली बार हमने देखा था पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव, तो आज हम लोग देखेंगे पूर्ति में कमी के प्रभाव। तो ये है उसका डायग्राम। देखो एक्स एक्सिस पे हमेशा मात्रा रहती है, यूनिट्स ऑफ गुड्स। जैसे एक्स कोई कॉमोडिटी है एक्स नाम की, उसकी मात्रा देख रहे हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कीमत है, एक्स एक्सिस पे मात्रा है। अब देखेंगे P1 और P दो प्राइस है। P क्यों प्राइस होता है? क्योंकि P फॉर प्राइस है ना, तो P1 और P दो प्राइस है। तो इसमें से नया कौन सा होगा? P1 और P में से P1 नया होगा और P पुराना प्राइस होगा। Q1 और Q दो मात्राएं, तो नई मात्रा कौन सी होगी? Q1, और पुरानी मात्रा कौन सी होगी? Q। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो P1 को हम Q1 से ही जोड़ेंगे, नई मात्रा नई कीमत, और नई पुरानी कीमत पुरानी मात्रा, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें जोड़ा गया। S1 और S दो पूर्ति वक्र हैं, ठीक है। तो S1 और S में से नया पूर्ति वक्र कौन सा होगा? S1 होगा, है ना। और मांग वक्र जो है वो सिर्फ एक है, D। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मांग वक्र में कोई कमी या वृद्धि नहीं हो रही, ना ही कोई बदलाव हो रहा है। कौन से वक्र में बदलाव हो रहा है? तो पूर्ति वक्र में बदलाव हो रहा है, क्योंकि पूर्ति दो है, सप्लाई दो है। पूर्ति मीन्स सप्लाई और मांग मीन्स डिमांड, ठीक है। तो S1 और S दो पूर्ति वक्र हैं, मतलब दो सप्लाई कर्व है। तो नया वाला सप्लाई कर्व कौन सा होगा? ऑब्वियसली S1 नया सप्लाई कर्व है और S जो है वो अपना पुराना सप्लाई कर्व है। और डिमांड कर्व जो है वो एज इट इज़ एक ही डिमांड कर्व है। अब हम देखेंगे इसमें क्या हुआ था। तो जब प्राइस P थी, मतलब पुराना वाला प्राइस कम था, जो कि क्योंकि नया वाला प्राइस आप देख सकते हो ऊपर है और पुराना वाला प्राइस नीचे है, मतलब पहले वाला प्राइस कम था और मात्रा ज़्यादा थी। मांग ज़्यादा किस पे हो रही थी? यहाँ पे हो रही थी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे भी मांग हो रही है, दोनों पे मांग हो रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मात्रा कम मिलती है हाई प्राइस पे, लेकिन क्वालिटी अच्छी मिलती है, ऐसा होता है। कुछ चीज़ें कम पैसों में ज़्यादा मात्रा में भी मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें ज़्यादा पैसों में भी कम मात्रा में मिलती हैं। तो उसका रीज़न ये भी होता है कि उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग सिर्फ क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मात्रा को कम देते हैं, है ना। ये नहीं देखते कि इतना ज़्यादा आ रहा है, नहीं कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा पैसा खर्च कर लेंगे, है ना, लेकिन क्वालिटी अच्छी लेंगे। तो अलग अलग क्लास के जो लोग होते हैं, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर मिडिल क्लास, हायर क्लास, अपर क्लास, तो ये सबका अपना एक एक कंजम्पशन का जो रहता है वो एक तरीका रहता है, एक अलग सोच रहती है खरीदने वालों की। जैसे कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो उनका यही थिंकिंग होता है कि मॉल्स में या किसी ब्रांडेड शॉप में हमें शॉपिंग करना चाहिए। जैसे कपड़ों की स्पेशली बुटीक्स वगैरह में, ब्रांडेड जगह जहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे वो लोग जाना प्रेफर करते हैं। और ब्रांडेड चीज़ें जो भी होंगी ऑब्वियसली उनका भाव ज़्यादा होगा, है ना। और वही सेम चीज़ अक्सर ये देखना, मॉल में जो चीज़ मिलती है सेम वो चीज़ मॉल से बाहर आप आओगे, आसपास कहीं शॉप होगी, सेम वो चीज़ मिलेगी और बहुत सस्ते में मिलेगी, सेम ब्रांड भी होता है, ठीक है। लेकिन लोग परचेस नहीं करते क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड, जो उनकी थिंकिंग रहती है, उनकी थिंकिंग ये रहती है कि वहाँ पे हमको मतलब सेफ प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी, जैसे पैकेजिंग लूज नहीं होगी, सब चीज़ें होती है ना। तो सबका अपना अपना थिंकिंग। अपन सोचते हैं कि मॉल में खाली सिर्फ देख लो, वाईफाई यूज़ कर लेते हैं, बहुत से लोग बैठे रहते हैं टाइम पास करते, पर खरीदते कुछ नहीं। उनका थिंकिंग ये है कि यहाँ पे सिर्फ देखना है अपने को, खरीदना कुछ नहीं। तो सब क्लास का अलग अलग थिंकिंग रहता है। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ रहा होगा, क्योंकि कम प्राइस पे हमें ज़्यादा मिल रहा था। यहाँ पे पुराना सप्लाई था, यहाँ पे सप्लाई देखो ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा था कम प्राइस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम हो गया, संतुलन हो गया। जितनी मांग थी उतनी पूर्ति हो गई, मतलब मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो गई। उसके बाद अगर कुछ लोग बचे तो वो हायर प्राइस देने को भी तैयार हो गए, और लो क्वांटिटी पे भी। कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कि कोई मार्केट में जब पहली बार टीवी आई होगी
टीवी या रेफ्रिजरेटर, ऐसा कुछ इन्वेंशन हुआ और पहली बार जब मार्केट में आया होगा तो लोगों ने, क्योंकि किसी के भी पास नहीं था, तो लोगों ने उसकी मांग की होगी, मतलब उसकी डिमांड होगी, लोग खरीद रहे होंगे, भाव भी कम रखा होगा, है ना। और जैसे जैसे लोग खरीदते गए, अब आज के टाइम में ये है कि हर किसी के घर में टीवी, फ्रिज, मतलब ये नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं। अब अगर कोई खरीदने जाता है तो वो जो पहले वाली टेक्नोलॉजी, उसमें अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता है तो हर चीज़ का भाव बढ़ जाता है। अभी आप टीवी लेने जाओगे तो और बड़ी से बड़ी टीवी लाते हैं, या मतलब उसमें एक अपग्रेडेशन मिलता है, उसका भाव लगता है, तो अब हायर प्राइस पे मिलती है चीज़ें, तो अब जिनको लेना है तो वो हायर प्राइस पे ही लेगा और कम लेगा। पहले 2 टीवियाँ ले ली थी, पहले 2 टीवी अगर समझो 20-25 हज़ार में ले ली थी, तो आज 50 हज़ार में एक टीवी भी आती है ना, ये कंडीशन है। तो वैसे ही है, तो यहाँ पे मांग, यहाँ पे भी डिमांड हो रहा था तो सप्लाई को ऊपर शिफ्ट किया गया, तो मात्रा कम हो गई। मात्रा कम हुई ना, अपने को देखो कैसे देखना है कि डिक्रीज इन सप्लाई है या इंक्रीज इन सप्लाई है, मतलब पूर्ति में कमी हुई है, पूर्ति में वृद्धि हुई है, वो कैसे देखना है, मात्रा से देखना है। पहले वाली जो पूर्ति हो रही थी वो ज़्यादा मात्रा पे हो रही थी ना, 0 से लेके Q तक ज़्यादा है मात्रा। अब देखो 0 से लेके Q1 तक मात्रा कम है, 0 से Q और 0 से Q1 मात्रा कौन सी कम है, 0 से Q1 वाली मात्रा कम है, मतलब पूर्ति जो है इस वाली मात्रा पे हो रही है, मतलब सप्लाई इस वाली मात्रा पे हो रहा है जो कि मात्रा कम है, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई कम हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई या पूर्ति में कमी के प्रभाव। ठीक है, आई होप सो कि आपको दोनों इफेक्ट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आगे वाली चीज़ और भी थोड़ी टफ होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज मतलब वृद्धि और डिक्रीज मतलब कमी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सप्लाई में मतलब पूर्ति में कमी भी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम मैंने आधा बनाया है, बाकी का आधा हमें आपके साथ में बनाऊंगी। देखो नीचे हमेशा क्या आता है, मात्रा मतलब यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी या यूनिट्स ऑफ गुड्स लिख सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे हमेशा प्राइस आता है, तो यहाँ पे कीमत। देखो इंग्लिश मीडियम वाले ये ध्यान रखना कि आपको जब एग्ज़ाम में बनाना है ना, तो आपको हिंदी वाला नहीं लिखना, आपको तो इंग्लिश वाला ही लिखना है। ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम भी देख रहा है सेम वीडियो, उनको भी समझ में आए। हिंदी मीडियम वालों को सिर्फ मात्रा लिखना है नीचे, ठीक है, और यहाँ कीमत लिखना है, उनको ये इंग्लिश वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन है। अब देखो ये S2 है, मतलब पूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व S2, ये S1, ये S और ये S1। तो सबसे पुराना कौन सा है, S है।
तो इस S पे क्वांटिटी कौन सी होगी, Q, और इसी S पे प्राइस कौन सा होगा, P होगा, पूरा नहीं होंगे। फिर है S1, तो S1 पे क्वांटिटी होगी Q1 और प्राइस होगा P1। तो यहाँ मैंने क्वांटिटी Q1 लिखी, यहाँ मैंने लिखा प्राइस P1। और S2 पे क्या होगा, क्वांटिटी होगी Q2 और प्राइस होगा P2। ठीक है, ये हो गई अपने डायग्राम पूरा। अब ये S2, S और S1 और ये D जो है डिमांड का एक ही है। अब देखो इसमें क्या हुआ, पहले जो प्राइस था वो ये था, बीच वाला, दोनों प्राइस ना ज़्यादा कम है ना कम है P और ना ज़्यादा है, बीच का था, और क्वांटिटी भी इतनी थी। डिमांड तीनों प्राइस और तीनों क्वांटिटी पे हो रही थी। ठीक है, जैसे उसके बाद यहाँ पे संतुलन हो गया। अच्छा, यहाँ पे संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम क्या होगा, E होगा, क्योंकि ये S और D पे है, ये S1 और D1 पे है, तो इसका नाम होगा E1, इसका नाम होगा E2। ये भी नाम देने पड़ते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, संतुलन हो गया। फिर जो लोग बचे वो P1 प्राइस देने को तैयार हुए। ठीक है, मतलब इसकी डिमांड एकदम से कम हो गई, लोग मतलब कम खरीद रहे, इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, तो प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, वापस P प्राइस पे आए, इक्विलिब्रियम हुआ, फिर वापस प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी कम हो गई। पहले जो अपन ने दो डायग्राम देखे ना, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, वो दोनों ही एक साथ इस डायग्राम में बताए गए हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ डिक्रीज हुआ ना, क्योंकि क्वांटिटी क्या हुई, कम हुई। यहाँ S1 पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये इंक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई कर्व है, मतलब पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी के प्रभाव है। ठीक है, ये आकृति कुछ भी नहीं, आकृति में बहुत सिंपल है। अब हम लोग आगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम देखेंगे मांग और पूर्ति दोनों में बदलाव हो रहा है। चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, P1 P2।
अब देखो यहाँ पे 2 पूर्ति वक्र हैं, मतलब 2 सप्लाई कर्व है और 2 डिमांड कर्व है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे P और Q नहीं है पर P1 P2 है, मतलब नया प्राइस कौन सा हुआ, P2 हुआ, पुराना प्राइस कौन सा हुआ, P1 हुआ। यहाँ पे Q1 और Q2 है, मतलब नया क्वांटिटी कौन सा हुआ, Q1 हुआ, पुराना नया क्वांटिटी Q2 हुआ, पुराना क्वांटिटी Q1 हुआ, ठीक है। इसी तरह से E और E1 मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट संतुलन बिंदु बने, तो E संतुलन बिंदु E1 कर देते हैं, इसको E2 कर देते हैं। E1 संतुलन बिंदु कहाँ बनेगा, P1 और Q1 पे बनेगा। E2 संतुलन बिंदु कहाँ बनेगा, P2 और Q2 पे बनेगा। पर वहाँ पे वापस 2 वक्र आपस में काटेंगे, जैसे E2 पे S2 और D2 काट रहे हैं और E1 पे D1 और S1 काट रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ, जब प्राइस कम था, प्राइस कम है तब मात्रा भी कम थी, तो यहाँ पे एक बार संतुलन हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। फिर जो लोग बचे वो ज़्यादा प्राइस देने को रेडी हुए और ज़्यादा प्राइस पे उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी भी मिली, तो डिमांड भी इंक्रीज हो गया। डिमांड की क्वांटिटी बढ़ी है ना, और सप्लाई की भी क्वांटिटी बढ़ी है, दोनों एक साथ इंक्रीज हुए और पहले कम थे दोनों और अब दोनों ज़्यादा है, तो दोनों में ही चेंज होता है, ठीक है। कभी ज़्यादा से कम भी हो सकते हैं दोनों, कभी कम से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व बोथ टुगेदर, मतलब दोनों साथ में इंक्रीज भी होते हैं और दोनों साथ में डिक्रीज भी होते हैं, वो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड डिक्रीज भी हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज है डिमांड और सप्लाई, और यहाँ पे इंक्रीज है। रीजन आपको पता ही है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया होगा, जो लोग बचे होंगे वो ज़्यादा प्राइस देने को रेडी हुए होंगे, ज़्यादा प्राइस पे उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी भी मिली। ऑब्वियसली अगर क्वांटिटी कम मिली होती तो ये डिमांड और सप्लाई दोनों अंदर की तरफ होते, मतलब डिक्रीज हो जाते हैं ना, पर ज़्यादा क्वांटिटी मिली है तो दोनों इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है। तो दैट्स इट, ये लेसन अपना आज फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे। कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में हमने एवरेज मेथड के क्वेश्चन देखे थे, जो लगभग 3 स्टेपों में निपट गए। अब क्या हो रहा है, एवरेज मेथड का अब नेक्स्ट स्टेप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 मंथ का बेसिस है, यानी क्वार्टरली बेसिस पे विड्रॉ कर रखा है पार्टनर्स ने। तो क्वार्टरली बेसिस पे जब विड्रॉ करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर उस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिक्स हैं वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बता रखा है, ABC पार्टनर है, वही पार्टनर का नाम चाहे चेंज कर दो, कुछ भी रखो, क्वेश्चन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ABC यहाँ पार्टनर है और बुक क्लोज की जा रही है 31 मार्च 2017, यानी कि बुक क्लोज करिए 31 मार्च के दिन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है ड्राइंग का 12% पर एनम, यानी कि जो ड्राइंग करेंगे आधार करेंगे उस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देना है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो A है वो प्रत्येक 3 माह के प्रारंभ में 3000 रुपए आहरित करता है, यानी कि क्या कर रहा है, A जब मंथ स्टार्ट होगा हर 3 महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ कर लेगा 3000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद B के लिए कह रहे हैं कि B प्रत्येक 3 महीने के मध्य में, यानी कि 3 महीनों का जो सेट बनाता है, 3 महीने का जो क्वार्टर होता है उसके बीच में वो 4000 रुपए विड्रॉ करेगा। C जो है वो प्रत्येक 3 माह के अंत में 2500 रुपए, यानी कि हर 3 महीने के एंड तारीख जो आएगी वहां पर वो 2500 रुपए विड्रॉ करेगा। तो सबसे पहले देखना ये कंसेप्ट क्या है इसका, यानी कि समझना 3 महीने का सेट बनाते। सपोज 31 मार्च के दिन अगर बुक बंद हो रही है तो साल अपना कहाँ से स्टार्ट होगा, अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से काउंटिंग करते हैं, तो अप्रैल, मई और जून, फिर नेक्स्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर नेक्स्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्वार्टर बना रहे हैं 3 महीनों का, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। समझना है इसको क्या हो रहा है। ये जो है वो प्रत्येक 3 माह के प्रारंभ में, जो 3 महीने स्टार्ट हो रहे हैं उसके प्रारंभ में 3000 रुपए विड्रॉ करता है, यानी कि 1 तारीख को निकाल देता है, ठीक है। ये 1 तारीख को तो कितनी बार निकालेगा, प्रत्येक 3 माह के प्रारंभ में, यानी कि
ए कितनी बार विड्रॉ करेगा। देखिए बताइए ध्यान से, एक निकालेगा 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। ये 4 बार पैसे निकालेगा और कितने निकाल रहा है, 3000 निकाल रहा है। ठीक है, तो ये 4 बार निकाल रहा है और पहली तारीख को निकाल रहा है। तो यहाँ अगर 3000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, यानी कि इसने 4 बार निकाले हैं ना पैसे, तो कितनी बार हो जाएंगे, 4 × 3 करेंगे, 12,000 रुपए इसने टोटल विड्रॉ किए, यानी आहरण किए, ड्रॉइंग किया है। ठीक है, अब इसी तरह से बी के लिए देखिए, प्रत्येक 3 माह के मध्य में 4000 रुपए निकाला है। जैसे 3 महीनों का हमारा सेट है पूरे साल भर का, उसके अंदर ये क्या कर रहा है, मध्य में 4000 रुपए निकाल रहा है। मध्य का मतलब ये अप्रैल के बाद जो मई आया है, तो मई की 15 तारीख हो सकती है, फिर अगस्त की 15 तारीख, नवंबर की 15 तारीख और फेब की 15 तारीख। ठीक है, तो ये 15 तारीख को पैसे निकाल रहा है। बताइए ये भी कितनी बार निकालेगा, 4 बार ही निकालेगा। एक तो ये 1 बार पर निकालेगा 15 मई के, फिर 15 अगस्त, फिर 15 नवंबर और फिर 15 फेब के दिन। ठीक है, तो ये भी निकालेगा, 4000 रुपए निकल रहा है, तो 4000 × 4 बार निकालेगा, तो कितना अमाउंट निकाला इसने, 16,000 रुपए। कितने निकाले, 16,000 रुपए इसने भी आहरण किए। अब चलिए आप बताइए, ये सी जो है वो प्रत्येक तिमाह के अंत में 2500 रुपए निकाल रहा है। क्या कर रहा है, प्रत्येक तिमाह के अंत में, यानी एंड ऑफ 3 मंथ में जो पैसे निकालेगा, तो क्या करेंगे, कितनी बार निकालेगा, इसकी डेट आएगी 30 अप्रैल, मई, जून है तो 30 जून हो जाएगा, सितंबर है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है 31 दिसंबर हो जाएगा, मार्च है तो 31 हो जाएगा। अपने को 31 30 से अभी कोई लेना देना नहीं है, अपने को देखना लास्ट तारीख, 30 मान सकते हैं, 31 मान लीजिए। ठीक है, तो लास्ट तारीख को निकाल रहा है 2500 रुपए। तो बताइए कितनी बार निकालेगा, 4 बार ही निकालेगा। तो यहाँ ये लिखेंगे 2500 × 4, तो 2500 × 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए आहरण करेगा। ठीक है, तो इसने 4 बार आहरण किया, तो 2500 × 4। अब एक क्वेश्चन ये ध्यान, कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है कि अगर मंथली बेसिस पे क्वेश्चन है, क्या हो, मंथली बेसिस पे, जैसे पिछले क्वेश्चन थे उसमें हर महीने रेगुलर था, तो अपन क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे, क्योंकि हर महीना एक बार ही आता है ना, तो +1 कर रहे थे। 20 तारीख में अपन कुछ नहीं कर रहे थे और लास्ट तारीख में -1 कर रहे थे, पता है, वो मंथली बेसिस पे था। लेकिन अब आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि 3 महीनों में एक बार, हर 3 महीनों में एक बार, चाहे वो 3 महीनों में 1 तारीख को निकाल रहे, 3 महीनों में 20 तारीख को निकाले, 3 महीनों में लास्ट तारीख को निकाल रहे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने आएगा, यहाँ से यहाँ तक भी 3 महीने का डिफरेंस आएगा, यहाँ से यहाँ भी 3 महीने का डिफरेंस आएगा और यहाँ से यहाँ भी 3 महीने का ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब यहाँ पर जहां आप +1 कर रहे थे वहां +3 करना है, और जहां -1 कर रहे थे वहां -3 करना है। 3 क्यों करना है, क्योंकि 3 महीनों का डिफरेंस है सबके बीच में। अगर जैसे मान लो ए ने विड्रॉ किया, तो यहाँ से यहाँ भी 3 महीने का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ भी 3 महीने का डिफरेंस, और यहाँ से यहाँ भी 3 महीने का डिफरेंस था। तो इसलिए 1 तारीख को निकालने वाले के लिए अपन क्या करेंगे, +3 करेंगे, बीच वाले के लिए अपन +0 या -0 कुछ भी करो, ठीक है, और लास्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। -3 क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट तारीख को जो विड्रॉ करेगा इसका ब्याज क्यों भरेगा इन 3 महीने का, सही है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, ये पूरा क्वार्टर माइनस हो जाएगा, -3 कर देंगे, और इसको एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ना है क्योंकि पहली तारीख से विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर -3 करेंगे, यहाँ +0 करेंगे, और यहाँ +0 या -0 करेंगे, और यहाँ करेंगे +3। तो क्यों कर रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी तक टोटल ड्राइंग किस पार्टनर ने कितना किया है वो निकाल दिया है। अब हम देखेंगे आहरण पर ब्याज, यानी क्या निकालना है, आहरण पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों। क्या फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग देखिए ए का कितना है, 12,000 रुपये, यहाँ लिखिए 12,000 रुपये, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12% पर एनम। अपने क्वेश्चन में दे रखा है 12% पर एनम, यानी 12/100 इंटू अब एवरेज मंथ अपने को यूज करना है। एवरेज मंथ मतलब रेगुलेटरी 31 मार्च तक है, यानी कि अप्रैल से लेकर 31 मार्च है। देखिए क्या करना है, 12 तो ही है,
फिर उसके बाद प्लस क्या करना है, क्योंकि मंथली बेसिस का क्वेश्चन नहीं है, 3-3 महीने में एक बार क्वार्टरली बेसिस का क्वेश्चन है ना, तो 3 महीने में एक बार। तो यहाँ ये पहली तारीख को निकाल रहा है, इसलिए +3 करेंगे और डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि पहला मंथ, लास्ट मंथ और डिवाइड बाय 2, इससे आ जाएगा एवरेज। तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। 15 में 2 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 7.5, यानी 7.5 जो आंसर आएगा वो एवरेज मंथ हो जाएगा अपने क्वार्टरली बेसिस पे। और सॉरी, यहाँ पे लिखना है डिवाइड बाय 12, यानी आउट ऑफ 12 में से कितना लिखना है, 7.5। 7.5 कैसा है आप वापस देखिए। पिछले मंथली बेसिस का क्वेश्चन था तो भी अपन क्या कर रहे थे, 12 फिर +1 कर रहे थे, क्योंकि वो हर मंथ बेसिस पे क्वेश्चन था। लेकिन अब यहाँ आपको +3 करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें 3 महीने के अंदर एक बार विड्रॉ किया जा रहा है, इसलिए क्वार्टरली बेसिस का क्वेश्चन हो गया। तो 12 + 3 और डिवाइड बाय 2 एवरेज मंथ निकालने के लिए। और एवरेज मंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहला महीना प्लस लास्ट का महीना डिवाइड बाय 2, किसी चीज का एवरेज निकालते हैं, पहला और लास्ट डिवाइड बाय 2 एवरेज आ जाता है। यहाँ 12 + 3 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 3 15, 15 में 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। तो 7.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आया अपना ए का। और ऐसे ही निकालेंगे बी का। देखिए बी का टोटल अमाउंट कितना है ड्राइंग का, 16,000 यानी 16,000। 16,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 क्वेश्चन में दे रखी है। इंटू चलिए अब इसका एवरेज निकालिए। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 12 मंथ तो है ही है, फिर +0 करो या -0 करो, बात रहेगी, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6/12। दोस्तों जो कोई पार्टनर अगर 20 तारीख को विड्रॉ कर रहा है, महीने की 20 तारीख में अगर विड्रॉ करता है, तो उसके लिए ना तो +1 करना है, ना +3 करना है, ना -1 करना है, ना -3 करना है, ठीक है। उसको 6 डिवाइड बाय 2 करके, सॉरी 12 डिवाइड बाय 2 करके 6 एवरेज मंथ लिया जाएगा, और 6 डिवाइड बाय 12 तो फॉर्मूले में ही है, ठीक है, लिख दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद किया जाएगा बी के बाद सी। अब देखिए सी ने कितना विड्रॉ किया, 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। कितना लिखेंगे, 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 कितना है, 12/100। कहाँ से लाइए 12/100, क्वेश्चन में दे रखा है 12% पर एनम, तो यहाँ लिखेंगे 12/100 इंटू, अब इंटू करेंगे। फिर उसके बाद अब एवरेज मंथ जो लाएंगे वो एवरेज मंथ कैसे लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 मंथ तो अपने टोटल ही है, तो पूरे साल भर का क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन है, 12 मंथ है। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, ये अंत में निकल रहा है 3 महीने के अंत में, यानी एंड ऑफ 3 मंथ, हर जो भी महीना मतलब क्वार्टर बनाया था उसके एंड में निकल रहा है, तो पूरा एक क्वार्टर माइनस हो जाएगा, वो जनवरी फरवरी और मार्च वाला। जो लास्ट में पैसा निकाला है उसने उसका ब्याज क्यों भरेगा। तो 12 में से 3 जब माइनस करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 2 = 4.5, यानी कि 4.5 इसका एवरेज मंथ आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो इस तरह से ए, बी और सी का हमने अमाउंट फॉर्मूले के हिसाब से जमा दिया। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई। ये अब सिंप्लीफाई करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अपने सामने अमाउंट दे रखा है 12,000, यानी 12,000 इंटू 12/100 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12। चलिए अब सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पॉइंट उड़ाना है। पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 0, यानी कि 120 हो गए। अब यहाँ देखिए अपने पास 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। फिर उसके बाद 120 है, ये भी एक बार कट गया, और 120 एक बार भी कट गया। अब यहाँ कितना बचा अपने पास, अमाउंट जो बचा है वो 12 इंटू 75। कितना बचा, 12 इंटू 75। अब 12 का टेबल तो आपको आता ही है, आप चाहो तो रफली नोट करके भी सिंपल कर सकते हो। तो 12 5 60 कितना होता है, 12 5 60 का 0 कैरी 6। अब 12 7 84, 12 7 84 यानी 12 7 84, 84 और 6 हो जाएंगे 90, यानी कि 900 रुपए इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर 16,000 का मल्टीप्लाई करना है 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करना है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, 12 से 12 कट जाएगा एक बार, फिर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। फिर अब आपके पास बचेंगे, देखिए क्या बचा, 160 यानी 160 इंटू और क्या बचा, 6 बचा। अब 160 मल्टीप्लाई बाय 6 करिए, कितना आंसर आता है, ये आ जाएगा आपके 960 रुपीज। कितना आ जाएगा, 960 रुपीज।
ठीक है। अब बचा 10,000 इंटू 12/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। अब इसको सिंपल करेंगे तो देखिए पॉइंट है, पॉइंट हटाया तो कितना आया, एक जीरो एक्स्ट्रा गया। अब बचा अपने पास 120 और 12, 12 से जब काटेंगे एक बार और ये कटेगा 10 बार, ठीक है। अब अपने पास नीचे 100 हैं, 10 हैं और ऊपर 10,000 है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। अब अपने पास बचा क्या है, 10 बचा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 45, यानी कि यहाँ आ जाएंगे आपके 450 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों के आहरण पर ब्याज बना। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन था ABC, 3 पार्टनर हैं, फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से और बुक क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एक और क्वेश्चन में चीज जो दे रखी है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। अब कंडीशन दे रखी है A, B और C की, तीनों की कंडीशन अलग है, तीनों का अमाउंट भी अलग है, लेकिन खुद के लिए सेम सिचुएशन से। तो यहाँ प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में यानी कि A जो है हर 3-3 महीने के प्रारंभ में 3,000 रुपए निकाल रहा है, और मैंने आपको बताया था ये कितनी बार निकालेगा। ऐसे 3-3 महीने की पहली तारीख को अगर निकालेगा तो 4 बार निकालेगा, टोटल 12,000 रुपए निकाले इसने। फिर उसके बाद B के लिए आ रहा है प्रत्येक तिमाही के मध्य में है, 4,000 रुपए निकाल रहा है, तो ये भी कितनी बार निकालेगा, 4 बार निकालेगा, 16,000 रुपए इसने निकाले, ठीक है। फिर C प्रत्येक तिमाही के अंत में 2,500 रुपए निकाल रहा है, तो इस तरह से 2,500 कितनी बार निकालेगा, 4 बार निकालेगा, यानी कि 10,000 रुपए इसने निकाले हैं टोटल साल में, मतलब उस साल के दौरान टोटल 10,000 रुपए ड्रॉइंग किए। अब क्या करना है, अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, यानी आहरण पर ब्याज क्या करना है। A का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग A के आहरण पर ब्याज, तो इसका अमाउंट कितना है 12,000 रुपए, जो हम 12,000 रुपए यहाँ लिख लेंगे। इंटू 12/100 कहाँ से आया, क्योंकि 12% ब्याज दे रखी। इंटू 7.5 कैसे आया, जो मैंने अभी आपको करके बताया था, कैसे आया सोचिए, बताइए 7.5 कैसे आया था, बताइए जल्दी। 7.5 कैसे आया था, 12 थे, 12 में आपने क्या किया, +3 किया, +3 क्यों किया, क्योंकि क्वार्टरली का क्वेश्चन है, हर 3-3 महीने का गैप है। अगर ऐसे ही 4-4 महीने का गैप है तो आपको प्लस कितनी क्या करना है, +4 करना है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, +3 करना है, तो 12 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास 900 रुपए इसका आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। देखिए इसी तरह से 16,000 कहाँ से आया इसका, तो 16,000 यहाँ से आया, और ये कैसे आया, 4,000 तो इसने 4 बार विड्रॉ किया, इसलिए 16,000 आया। फिर अपन ने फॉर्मूला में लिख दिया 12/100 ब्याज दर जो क्वेश्चन में दे रही थी, और 6 एवरेज मंथ अपन ने निकाला, ठीक है। और इस तरह का जब हमने सिंप्लीफाई किया तो अपने पास 960 रुपए का आंसर आया। नेक्स्ट इसी तरह से फाइनली अपन C के बारे में भी करेंगे। तो C का क्या किया हमने, 10,000 रुपए लिखा, इंटू 12/100 किया, इंटू 4.5 कैसे लाए, 12 महीनों में से माइनस कर दिया एक क्वार्टर को, यानी कि 3 महीने को सीधा माइनस कर दिया, तो 12 में से 3 माइनस किए, कितना बचा 9, और 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 4.5, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 450 रुपए आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखा दोस्तों कितना सिंपल है क्वेश्चन, है ना, क्वार्टरली का भी। अब हम देखेंगे 6 मंथ का, 3 मंथ का, आप घर पे जाके और भी क्वेश्चन अपने मन से बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। बुक के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।